झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र पर हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे और अर्थशास्त्र का जो मॉडल क्वेश्चन जैक ने जारी किया है उसके पहले सेट पर हम लोग बहुत बारीकी से चर्चा कर लिए थे। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 पर आज से हम लोगों को अपनी परिचर्चा शुरू करना है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यान से देख लें। जैक ने जो मॉडल क्वेश्चन जारी किया है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम आज चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि इस बार से आपके परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है। 40 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके स्कोर को बढ़ाने वाले होंगे। तो जैक ने जो भी प्रश्न जारी किया है सारे प्रश्नों को बहुत बारीकी से देख जाइए आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी चर्चा को शुरू करें। एक एक प्रश्न को आप लोग देखते जाइए। क्वेश्चन पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ऑप्शन बी है आय विश्लेषण में, ऑप्शन ए है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी है आय विश्लेषण में, ऑप्शन सी है समष्टि अर्थशास्त्र में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों के जानकारी के लिए हम बता दें कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहला का हो जाएगा ए। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। ऑप्शन है उपभोग, उपयोगिता, गुण या रुचि। तो आप लोगों को हम बता दें ये 4 ऑप्शन थे। एक मिनट फिर से सुन लिया जाए। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। ऑप्शन ए है कंजम्पशन, ऑप्शन बी है यूटिलिटी, ऑप्शन सी है क्वालिटी, ऑप्शन डी है टेस्ट। आप लोगों को बता दें किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहलाता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा का सही उत्तर होगा बी। आप तमाम सभी लोग जो वीडियो क्लास के माध्यम से आज का क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप एक काम करेंगे कि सेट 1 आप लोग देख चुके हैं। सेट 2 में हम एक एक प्रश्न आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक काम करना है कि सेट 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, सारे विकल्प लिखिएगा और उसका जो सही जवाब है वो लिख करके हम अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिए हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिएगा। आप कहीं से भी हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे पास पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे उससे कोई मतलब नहीं है। आप झारखंड के किसी भी जिले से हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सहायता के लिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जवाब जरूर भेजिए। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न पर आए। तीसरा प्रश्न है, मांग फलन को निम्न में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो बता दें मांग फलन को व्यक्त करता है D = फंक्शन ऑफ P। अगर यहाँ x भी लिखा हुआ रहेगा तो गलत नहीं है। dx = फंक्शन ऑफ px। इसका मतलब यह है कि डिमांड किस पर निर्भर करेगा? x वस्तु का डिमांड किस पर निर्भर करेगा? तो इसके x वस्तु की कीमत पर निर्भर करेगा। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न था मांग फलन को निम्न में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? ऑप्शन था ए px, ऑप्शन बी था dx = px,
ऑप्शन सी था dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। मतलब डिमांड किस पर निर्भर करता है, तो कीमत पर निर्भर करता है। अब चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है औसत लागत वक्र का आकार होता है। हम लोग सारे लोग जानते हैं, कई बार देखे हैं कि औसत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। तो ऑप्शन थे औसत लागत वक्र का आकार होता है, ऑप्शन ए था U अक्षर जैसा होता है, समकोणीय अतिपरवलय जैसा होता है, ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कि औसत लागत वक्र अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होगा। मतलब चौथे प्रश्न का ऑप्शन ए सही है, मतलब अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होगा। चलिए पांचवें प्रश्न पर आइए। पांचवा प्रश्न है समरूप उत्पाद विशेषता है। एक बार फिर से, समरूप उत्पाद विशेषता है मतलब समरूप उत्पाद, समान उत्पादन किस बाजार की विशेषता है। ऑप्शन था सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार, ऑप्शन बी है केवल एकाधिकार, ऑप्शन डी है दोनों ए एवं बी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। छात्रों, हम आप लोगों को बता दें कि समान उत्पादन, समरूप उत्पाद पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ समान कीमत पाया जाता है और यहाँ समान वस्तुएं पाई जाती है। मतलब वस्तु विभेद और कीमत विभेद पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समरूप उत्पाद विशेषता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार का। तो पांचवा का भी ऑप्शन ए सही है। चलिए हम लोग छठे प्रश्न पर आए। जैक जो भी प्रश्न जारी किया है अपने मॉडल सेट में, अच्छा रिजल्ट करने के लिए मेरा खुद का अनुभव रहा है कि जैक जो भी मॉडल सेट जारी किया है, जो फाइनल परीक्षा होता है उसमें बहुत सारे प्रश्न इससे रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सातवां प्रश्न, छठा प्रश्न है निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। इनमें से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी उत्पादन के साधन नहीं है, साधन हैं। भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी उत्पादन के साधन हैं। इसका मतलब है कि निम्न में कौन उत्पादन का साधन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। छठा का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलिए सातवें प्रश्न पर हम लोग आए। सातवां प्रश्न है परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। ऑप्शन है अल्पकाल एवं दीर्घकाल से, ऑप्शन बी है दीर्घकाल से, ऑप्शन सी है अल्पकाल से, और ऑप्शन डी है अति दीर्घकाल से। आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन है, लेकिन पैमाने के प्रतिफल का नियम ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। मतलब अल्प परिवर्तनशील अनुपात का नियम कैसा उत्पादन फलन है, तो ये अल्पकाल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सातवां का सी क्या है, अल्पकाल से। अब चलिए आठवें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। आठवां प्रश्न है आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं शून्य, असीमित, इकाई से अधिक, इकाई से कम। आप लोगों को हम बता दें कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं की कीमतों में यदि परिवर्तन होगा तो मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दवा की मांग, जैसे नमक की मांग, इन वस्तुओं की मांग पूर्णतः बेलोचदार होता है। मतलब इन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होगा लेकिन मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आठवां का सही जवाब होगा ए, शून्य, पूर्णतः बेलोचदार मांग भी आप कह सकते हैं इसे। अब चलिए नौवें प्रश्न पर हम लोग आवे। नौवां प्रश्न है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा।
अब सारे लोग जानते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं मार्शल, एडम स्मिथ, पॉल सैमुएल्सन और माल्थस। तो हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा था, मतलब ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए 10वें प्रश्न पर आइए। 10वां प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में। 10वां प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में। अब इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए आर इक्वल टू एम आर। ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी है ए आर ग्रेटर देन एम आर। ऑप्शन सी दिया हुआ है ए आर लेस देन एम आर। हम लोगों को पता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ए आर और एम आर बराबर होते हैं कीमत के। मतलब यहां जो मांग वक्र है पूर्णतः लोचदार होता है, एक अक्ष के समानांतर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ए आर इक्वल टू एम आर होता है। अब हम लोग ऑप्शन देख लें, कौन सा ऑप्शन था। ऑप्शन इसका सही होगा ए। ऑप्शन ए है ए आर इक्वल टू एम आर। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर इक्वल टू एम आर। अब चलिए 11वें प्रश्न पर हम लोग चर्चा करें। 11वां प्रश्न को हम लोग समझें। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता। हम लोगों को पता है कि जब सीमांत उपयोगिता 0 रहेगा तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगा। हम लोग जानते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता 0 तो कुल उपयोगिता अधिकतम। अब चलिए ऑप्शन पर आइए। क्वेश्चन था जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन है ए धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। मतलब 11 का ऑप्शन सी सही है। मतलब जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता 0 होगा, या जब सीमांत उपयोगिता 0 होगा तो कुल उपयोगिता अधिकतम होगा। तो हम लोग अभी तक 11 प्रश्न देख लिए। 12वें प्रश्न पर आइए। 12वां प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए है, ध्यान से देखिएगा, AC इक्वल टू TFC माइनस TPC। ऑप्शन बी है AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। और ऑप्शन सी दिया हुआ है AC इक्वल टू TFC प्लस ABC। और ऑप्शन डी दिया हुआ है AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बी है AC इक्वल टू AFC प्लस TBC। देखिए कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। हम लोग AC के बारे में जानते हैं कि TC बाई Q होता है, या AC निकालने का दूसरा फार्मूला जानते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब हम लोग जोड़ देंगे तो एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। तो अब इसमें से आप देखिए AC निकालने का सही सूत्र कौन सा है, तो AC इक्वल टू AFC प्लस ABC। मतलब जो 12 का ऑप्शन डी है ये सही है। 12 का ऑप्शन डी सही होगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि हम सारे सेट 2 के हर प्रश्न पर बारीकी से चर्चा करें, तो जितने भी स्टूडेंट आज वीडियो क्लास के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सारे लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक जगह साफ साफ लिखेंगे, उसके सही उत्तर भी लिखेंगे। अगर उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं तो डिस्क्राइब करेंगे और हमारे व्हाट्सएप में जरूर भेजेंगे। चलिए हम लोग 13वें प्रश्न पर आए। 13वां प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल बाएं से दाएं गिरता है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है ये बाएं से दाएं गिरता है। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल
बाएं से दाएं गिरता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अब चलिए 14वें प्रश्न पर आए। 14वां प्रश्न है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? फिर से प्रश्न, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, ऑप्शन बी है उपभोक्ता चयन की, ऑप्शन सी है फर्म चयन की, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। ये सही जवाब होगा 14 का ए। 14 का ए। अब चलिए हम लोग 15वें प्रश्न पर आए। 15वां प्रश्न है, मांग की लोच है। मांग की लोच के बारे में आप लोगों को एक जानकारी दे दें। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, लेकिन मांग की लोच एक संख्यात्मक कथन है, एक परिमाणात्मक कथन है, या एक मात्रात्मक कथन है। एकदम दिमाग में बैठा के रखिए। मांग की लोच से यह पता चलेगा कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। इसलिए मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मात्रात्मक कथन, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो ये सही है 15 का बी। 15 का बी। अब चलिए हम लोग ध्यान से देख जाएं एक बार। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो खाली स्थान भरना है, और इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके भी विकल्प दिए हुए हैं, और इसके 2 ही विकल्प दिए हुए हैं, ए और बी। तो ध्यान से हम लोग देखें। प्रश्न 16, रिक्त स्थानों को भरें। प्रश्न है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर खाली स्थान होता है, उत्तल का अवतल। 2 ऑप्शन है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। ये सही जवाब है। तो 16 का ए उत्तल या कॉन्वेक्स। चलिए 17वें प्रश्न को हम लोग देखें। 17वां प्रश्न है, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग वक्र बाएं से दाएं खाली स्थान ढाल वाला होता है। ऑप्शन है बढ़ता हुआ, गिरता हुआ। एक बात प्रश्न को सुनिएगा। प्रश्न है कि जो स्थानापन्न वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु का मतलब है प्रतिस्थापक वस्तु, जैसे चीनी और गुड़, जैसे पेप्सी और लिम्का, जैसे खीरा और ककड़ी। ये स्थानापन्न वस्तु है। एक वस्तु के जगह में दूसरे वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न पर आइए, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग वक्र बाएं से दाएं क्या होगा? तो बढ़ता हुआ होगा। क्यों? इसको ऐसे समझिए आप लोग, जैसे 2 स्थानापन्न वस्तुओं की बात हम लोग करते हैं। इधर है चीनी का कीमत, चीनी का कीमत, और इधर है एक्स एक्स में गुड़ का मांग। हम लोगों को पता है कि चीनी का दाम यदि बढ़ेगा, चीनी का दाम यदि बढ़ेगा तो गुड़ का मांग बढ़ जाएगा। देखिए मांग वक्र ऐसा हो जाएगा, जैसे जैसे चीनी का दाम बढ़ रहा है गुड़ के मांग में वृद्धि हो रही है। चीनी का दाम और बढ़ा, गुड़ का मांग और बढ़ गया। इसलिए इसका सही जवाब होगा बढ़ता हुआ। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग वक्र बाएं से दाएं बढ़ते ढाल वाला होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 17 का ए, बढ़ते। अब चलिए हम लोग 18वें प्रश्न पर आए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां, पूर्ण लोचदार मांग वक्र अक्ष के समानांतर होता है। पूर्ण लोचदार मांग वक्र का मतलब है इस तरह का, डिमांड कर्व ऐसा होगा। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखे भी थे। तो जो पूर्ण लोचदार मांग वक्र होगा वह एक्स अक्ष के समानांतर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी, एक्स अक्ष के समानांतर। अब चलिए 19वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 19वां प्रश्न देखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आपका कमांड है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप 40 में 40 सही करते हैं
तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ जाएगा। 19वां प्रश्न देखिएगा, अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक स्वयं को उत्पादन की खाली स्थान रखना चाहता है। हम लोग परिवर्तनशील अनुपात का नियम पढ़े थे। कोई भी विवेकशील उत्पादक परिवर्तनशील अनुपात का नियम का जो सेकेंड स्टेज है वहां तक उत्पादन करना चाहेगा, मतलब सेकेंड स्टेज तक वह रहना चाहेगा। तो इसका सही जवाब होगा, अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक स्वयं को उत्पादन की सेकेंड अवस्था या दूसरे अवस्था में रखना चाहेगा। तो ऑप्शन बी, सेकेंड, द्वितीय अवस्था। अब चलिए अंतिम प्रश्न आज का, क्वेश्चन नंबर 20, कुल लाभ इक्वल टू खाली स्थान माइनस कुल लागत। हम लोगों को पता है कि प्रॉफिट निकालने का तरीका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कुल आगम में कुल लागत को घटाएंगे तो कुल लाभ निकल जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका सही जवाब होगा ए, कुल आगम। 20 का सही जवाब ए। तो चलिए आज हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें। कल के क्लास में हम लोग ग्रुप बी से अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र से जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग सेट 2 के हर प्रश्न को बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।